अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट मुसर्रत परवीन और आप देख रहे हैं मईशत की सूरत हाल डॉक्टर अली सलमान के साथ। इस एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान की ट्रेड परफॉर्मेंस की। पाकिस्तान की ट्रेड में क्या ऐसी चैलेंजेस हैं, क्या करंट इश्यूज़ हैं, बैलेंस ऑफ क्राइसिस और बहुत सी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए और कौन से स्टेप्स हैं जिनको लेकर चलना चाहिए ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को हम इंक्रीज़ कर सकें। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। थैंक यू डॉक्टर अली सलमान फॉर जॉइनिंग अस। आज सबसे पहले मैं बात करूँगी पाकिस्तान की ट्रेड परफॉर्मेंस की। इन मार्च पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है 2024 वो 2.5 बिलियन रहा और इंपोर्ट 4.7%। और हम ट्रेड डेफिसिट को देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो वो 56% इंक्रीज़ हुई है। तो जो ट्रेड परफॉर्मेंस है वो भी नेगेटिव है, कुछ अच्छी नहीं है और काफ़ी टाइम से यही चल रहा है। उसके बाद अगर हम कंट्रीज़ की बात करें जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, क्या हमें जो एफटीएस भी हमारे जिन कंट्रीज़ के साथ साइन हुए, हमने एमओयूज़ साइन किए बहुत से वेरियस सेक्टर पे, वो भी अब मुझे लगता है कि वो आउटडेटेड हो चुके हैं। हमने एफटीएस साइन किए 2007 और 8 में। तो आपको क्या लगता है कि अब उनको अपडेट करना चाहिए इस चीज़ पर? आपका क्या व्यू है, इसको कैसे आप प्रिसाइज करेंगे? और दूसरा जो हमारी अभी रिसेंट जो न्यूज़ आई है कि यूएई के साथ हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेड को प्रमोट किया जा सके और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करने के लिए फोकस किया जा रहा है, पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। और पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम ये भी देखने में आया कि रीजन में ताजिस्तान के साथ ट्रेड की और उन्हें पोटैटो जो एक्सपोर्ट किए और ये वेरी फर्स्ट टाइम हुआ है। तो कि इन चीज़ों से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम एक तो पॉलिसीज़ को अपडेट करें जो हमारे रीजन्स के साथ, जिन कंट्रीज़ के साथ हम ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, या उन पार्टनर्स के साथ हमें दोबारा से नेगोशिएट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि आपने जहाँ से बात शुरू की वो थी कि हमारा एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। और अगर आपने मंथली डाटा का हवाला दिया तो इसमें तकरीबन 2 से 3 बिलियन डॉलर का गैप है एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट्स में। ज़ाहिर है जो एनुलाइज होकर 30-35 बिलियन डॉलर का गैप बन जाता है। अब उस गैप की वजह से फिर हमारा ट्रेड अकाउंट में डेफिसिट होता है, विच लीड्स आल्सो टू करंट अकाउंट डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट भी वहाँ से आता है। अगर जो इसकी एक बड़ी वजह गवर्नमेंट के अपने अखराजात भी हैं, लेकिन आज के टॉपिक में हम ट्रेड पे फोकस करेंगे कि पाकिस्तान की ट्रेड परफॉर्मेंस ऐसे इम्प्रूव क्यों नहीं हो सकी। पाकिस्तान अपने रीजनल जो ममालिक हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, इन मुकाबलों में हमारी जो, अगर आप एक सिंपल स्टेटिस्टिक ध्यान में रखें तो वो है एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो। एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो यूज्ड टू बी अराउंड 15 to 17% इन 1990s। ठीक है, ज़्यादा जीडीपी बढ़ता है तो हम उसके साथ एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेड टू जीडीपी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट टू जीडीपी बढ़ेगी, ताकि साथ साथ वो उसमें इजाफा हो, हमारी जो डॉलर इनकम में इजाफा हो। लेकिन आप ये देखेंगे कि पिछले 20-25 सालों में इसमें इजाफा होने भी नहीं हुआ और ना ही हम एक जगह पर रुके हैं, बल्कि हमने डिक्लाइन किया है। तो इस वक्त हमारी जो एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो है वो अबाउट 9% है। यानी हम जितना भी एक्सपोर्ट कर रहे थे, रिलेटिवली स्पीकिंग हम उससे आधी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बेशक हमारा नंबर बढ़ गया है, अगर हम पहले 10 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करते थे, अब हम 30 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दीज नंबर्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स डू नॉट मैटर, रेशोज़ मैटर करती हैं। जिन ममालिक को अक्सर रेफरेंस देते हैं उनमें ये रेशो 30% है, 40% है। जो एशियन टाइगर्स हैं उनमें ये रेशो 100% से भी ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में ये रेशो एक्सपोर्ट जीडीपी के वो 9% है। यकीनन हमारी एक्सपोर्ट उस तरह से नहीं बढ़ सकी। और जो अगली बात आपने इससे रिलेट की है वो आपने एक एफटीए की बात की है। अच्छा, आप ये देखेंगे एफटीएज़ हमने ज़रूर साइन किए हैं कुछ बहुत। एक तो ये कि हमने जनरली बहुत कम एफटीए साइन किए हैं। हमने 4-5 एफटीएज़ हमारे पास हैं, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो जो नंबर ऑफ़ एफटीए साइन करते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके पास फिर उन ममालिक से वाबस्ता ट्रेड इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो हमने एक तो लिमिटेड एफटीए साइन किए, दूसरा हमने अपने एफटीएज़ को डिज़ाइन उसमें ऐसा रखा है
कि उसको हमने फुली तौर पर यूटिलाइज़ नहीं किया। हम इसकी जो मार्केट एक्सेस है वो बहुत लिमिटेड है। फिर हमने एक और प्रॉब्लम हमारे एफटीएस में ये है कि चाइना के साथ अक्सर हम मिसाल देते हैं कि एफटीए हुआ, फिर एफटीए 2 हुआ। मगर हमने क्योंकि हमारा लेट्स से अगर हमने कोई प्लांट मशीनरी इंपोर्ट करनी है तो हम सिर्फ चाइना को ही देखते हैं, क्योंकि हम समझते हैं उसका एफटीए। लेकिन ये मुमकिन है कि किसी और मुल्क जैसे यूरोप के किसी मुल्क में वही प्लांट मशीनरी ज़्यादा बेहतर एफिशिएंसी के साथ मौजूद हो, लेकिन उस पर हमने कस्टम ड्यूटी लगाई हुई है। तो वो एफटीए का होने के बावजूद हमें हमारे इंपोर्टर को नुकसान होता है। तो इन एफटीएस को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। और एफटीएस के साथ साथ एक और जो बात बहुत अहम है, जो हमने 1990s में एक्सप्लोर किया, वो है कि यूनिलैटरल ट्रेड लिबरलाइजेशन, यानी यकतरफ़ा तौर पर हम अपने ट्रेड को लिबरलाइज करें। एफटीए तो दो तरफ़ा हुआ, ज़रा दो मुल्कों के दरमियान एफटीए होगा, तो उसकी एक नेगोशिएशन भी साल हर साल उसमें वो कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन। तो अगर हम यकतरफ़ा तौर पर करते हैं, और हिस्टोरिकली बहुत से मुल्कों ने यूनिलैटरली अपनी ट्रेड को लिबरलाइज किया है, तो उससे हम ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। वो रिलेटिवली एक सिंपलर प्रोसीजर है। एफटीएस बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर फिर दोनों मुल्कों की इंडस्ट्रीज़ ट्रेड के बहुत सारी नेगोशिएशन होती है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, हमारी जो एक्सपोर्ट है परफॉर्मेंस वो डिक्लाइन की है डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली। और दूसरा ये कि द वे हमारा जो ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क है, आपने एफटीएस की बात की, वो डीपली फ्लॉड है, और जिसकी वजह से हम अपनी एनहांसमेंट नहीं कर सके ट्रेड पॉलिसी के एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस। आपने चाइना की बात की। चाइना भी हमारा एक ट्रेडिंग पार्टनर ही है। इसमें मैं एक सीपेक को लेके आना चाहूँगी। चाइना के साथ हमारा एक कनेक्टिविटी बेस पर हमारी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल बेस हमने एक इम्प्रूवमेंट लानी थी, उसको इन्हांस करना था। फिर उसके बाद हमने रीजन हब से ग्लोबल हब तक लेकर जाना था इकॉनमी को, जिसमें हम फील रहे वो गोना अचीव। और उसके बाद हमने बहुत से प्रोजेक्ट्स तो उनके साथ साइन किए, सो पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन साइट में हमने बहुत से उनके साथ प्रोजेक्ट साइन किए। बट अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली कहा जा सकता है कि हम उसमें वो टारगेट भी अचीव करने में फेल रहे कि हम, बिकॉज इंडस्ट्रियल, क्योंकि हम ज़्यादातर अगर इंडस्ट्री साइड को भी देखें तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, स्पेशली प्रोडक्टिविटी इश्यूज़ की वजह से वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे वो ग्रोथ नहीं देखी जा सकी। फिर हम ज़्यादातर डिपेंड करते हैं अपनी इंपोर्ट पे। हम समझते हैं कि शायद उससे ग्रोथ होती है। जब अगर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाए तो वो जो ग्रोथ होती है वो सस्टेन ग्रोथ नहीं रहती। फिर हम वियतनाम की भी एग्जांपल है, 2000 में उनकी परफॉर्मेंस हमारे जो अभी भी हमारा जो करंट चल रहा है, हम 20-30 बिलियन से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, और उनका यही नंबर था, और आज हम देखें तो वो 350 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो ये सीपेक और ये प्रोडक्टिविटी इश्यूज़ की वजह से हम इंडस्ट्रियल जो हमारी ग्रोथ है वो नेगेटिव है, इसको कैसे ओवरकम? देखिए, ये इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें लेट्स रीफोकस ऑन द ट्रेड, और हम देखते हैं कि ट्रेड का और प्रोडक्टिविटी का क्या रिलेशनशिप है, जो असल में पॉइंट है आपका। अब उसको आप देखें तो हम अल्टीमेटली देखें, जो ट्रेड हम अपने एक्सपैंड करते हैं, ख़ास तौर पर जब हमने एक्सपोर्ट्स की बात की थी शुरू में, तो एक्सपोर्ट को एनहांस अब तभी कर सकते हैं जब आपके पास या आपकी प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्टिविटी दोनों उसमें कम्पिटिटिव एडवांटेज हो। यानी आप ना सिर्फ ये कि क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हो, आपकी लोकल मार्केट सेटिस्फाई होती है, लोकल मार्केट में प्रोडक्ट की एक मांग होती है, उसके बाद आप इवेंचुअली इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि डेवलपमेंट का तरीका है। यानी एक्सपोर्ट कोई आइसोलेटेड चीज़ नहीं है, एक्सपोर्ट का ताल्लुक डोमेस्टिक इकानमी से बहुत ज़्यादा है, और इसके अंदर आपकी जो इंपोर्ट के प्रोसीजर है वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। हमने अपनी हमारी जो इस वक्त वी कॉल इट एन एंटी एक्सपोर्ट बायस, हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है, हमारी टैरिफ पॉलिसी है, उसमें एंटी एक्सपोर्ट है। उसमें हमने टैक्सेस को, टैरिफ को इस तरह बिल्ड किया है कि हम एक्सपोर्ट को इनकरेज नहीं कर पा रहे। तो इसमें अब ज़रूरी इस चीज़ की है कि हमने, चूँकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर या सर्विसेज इंडस्ट्री, इनके सब के अंदर हमारी प्रोडक्शन हमारी इवन डोमेस्टिक डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रही। तो इस सूरत में फिर हम इकोनॉमी ऑफ स्केल डेवलप नहीं होंगे। इकोनॉमी ऑफ स्केल डेवलप नहीं होंगे तो फिर हम एक्सपोर्ट, जो कि ज़्यादा कम्पिटिटिव मार्केट होती है, यानी कि आपकी एक्सपोर्ट मार्केट में हम
इमेजिन करिए अगर आपने चाइना को कोई चीज़ सेल करनी है तो पूरी दुनिया चाइना की चीज़ सेल करना चाहती है, या अमेरिका को आपने कोई चीज़ सेल करनी है तो 50 और मुल्क है जो आपसे मुकाबला करेंगे। इसका मतलब है आपको कम्पेटिटिव होना पड़ेगा उसके मुकाबले में। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का आती है। व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी इज़ द एबिलिटी टू make the products more efficiently through learning, through spillover of technologies, through innovation, through better use of your time. बहुत सिंपल एग्जांपल मैं इसकी दूंगा कि अगर आपने या आजकल आपने सुना होगा कि चाइनीज लेबर 2 महीने में या 1 महीने में एक बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर देते हैं, प्लाजा खड़ा कर देते हैं बहुत कम टाइम में। वही लेबर है, वही नंबर है, कैपेबल लेबर है, लेकिन वो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किए, मशीनरी ऑफ कोर्स इस्तेमाल किए, काम करने के तरीके फ़र्क हुए। अब हम अभी तक उन्हीं ट्रेडिशनल तरीक़ों से ही काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में चले जाएँ, बहुत ज़्यादा वेस्टेज है, हमारी प्रोड्यूस की बहुत ज़्यादा वेस्टेज है। 30-40% हमारा जो प्रोड्यूस है वो वेस्ट हो जाता है। हमारी वीट वेस्ट होती है, हमारे फल सब्ज़ी वेस्ट होते हैं प्रोडक्शन के बाद, मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो बहुत सारे एंगल्स हैं जहाँ जिसकी वजह से हमारी जो एफिशिएंट आउटकम नहीं आ रहा। टेक्नोलॉजी बैरियर आ जाता है, टेक्नोलॉजी बैरियर इसकी वजह से, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन भी, और दूसरा ये कि हमारी जो अपनी लर्निंग है बिजनेसेस में, फर्म्स में, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से फिर ये बैरियर्स आते, ग्रोथ नहीं होती है, और अल्टीमेटली देन इट लीड्स टू लाइक शॉर्टफॉल इन द एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल। और हमने पहले भी बात की थी कि एक एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट आ जाता है और हम क्वालिटी भी फिर हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। इस वक्त तो सारी जो एक्सपोर्ट्स हैं जितनी भी हम कर रहे हैं ट्रेडिशनली 60% टेक्सटाइल है, तो उसका जो मेजर पार्ट है वो प्राइस के हम ड्राइव कर रहे हैं। हम कोई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात नहीं कर रहे। वास्ट मेजॉरिटी प्रिडोमिनेंटली जो एक्सपोर्ट्स हमारी टेक्सटाइल की वो प्राइस सेंसिटिविटी है। तो हम कभी हम सस्ता कॉटन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कॉटन है, अगर जब वो भी हम हमारी ज़रूरत के मुताबिक हिस्टोरिकली पूरा नहीं है, इस साल बेहतर फसल आई, लेकिन वी आर डेफिशिएंट इन दैट। सो इनपुट को हम ले रहे थे, सस्ता इनपुट ले रहे थे, जिसकी वजह से फिर हमें प्राइसेस में मिल जाता है। एक वक्त था कुछ साल पहले तक गवर्नमेंट की कोई ना कोई सब्सिडीज़ आती थी जिसकी वजह से वो जो प्राइस डिफरेंशियल है वो शिफ्ट हो जाता था इंटरनेशनल बायर्स को, तो उसमें अब कमी हुई है। लेकिन बहरहाल जब तक कि हम अपनी आपको ज़्यादा कम्पेटिटिव नहीं करेंगे वैल्यू एडिशन, डाइवर्सिफिकेशन, इनोवेशन की तरफ, उस वक्त तक हम इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री हो सकेंगे इन डाइवर्सिफिकेशन। मैं एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी की भी बात करना चाहूँगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। मैं इससे 3 पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम अंडर IMF प्रोग्राम है और FBR ने जो हमारे अभी हम रिसेंट मुज़ाकरात हुए इनके साथ, FBR ने अपना रेवेन्यू प्लान भी जो है वो पेश किया उन्हें, जिसमें IMF की तरफ से ये शराइत रखी गई कि बहुत सारे सेक्टर्स को टैक्स नेट पर लेकर आया जाए। बिजली और गैस के प्राइसेस जो है वो अब तो डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगी, और ये जब इंक्रीज़ हो तो वी नो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होती है, तो ये बिजनेसेस और कंज्यूमर पे आने वाले टाइम पे एक तो बर्डन है। फिर जो पॉलिसी रेट है 22% पे, वो डोमेस्टिक लेवल पे कोई नहीं चाहेगा कि आप ये इन्वेस्टमेंट करें, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकेगा? वो इस रेट पे आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहेगा इस पॉलिसी रेट पे। एंड थर्ड कि जो हमारा जो है रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, पॉलिसीज़ की बात करते हैं, वो उस पर कितना इम्प्लीमेंट किया जाता है वो हमें भी नज़र आता है। और किसी भी गवर्नमेंट ने कभी भी 5 साल पूरे नहीं किए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो फ्रेंच कंपनीज़ के साथ जो है वो MOU साइन कर रही है, उनके साथ एक एग्रीमेंट हो रहा है कि वो अपनी कंपनीज़ को यहाँ पे लॉन्च करें और इन्वेस्टमेंट लेकर आए। इस वक्त क्या हो रहा है, चूँकि हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं, और ये याद रखिएगा कि हमारा जो इम्पोर्ट है उसका 80-90% हमारी इम्पोर्ट है वो नॉन लग्जरी है। तो यानी उसका इनपुट या तो जैसे ऑयल है जो कि इंडस्ट्रियल यूज़ में आता है, गाड़ियों के यूज़ में आता है, या प्लांट एंड मशीनरी है, या इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स हैं जो हम इवेंचुअली अपनी प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। सो एक तो ये बात हमारे FBR की, और ये रेवेन्यू का आपने IMF का भी जिक्र किया। अब रेवेन्यू के टारगेट की वजह से हमारे मुल्क में ये है कि जो पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी आपको, इस वक्त रेवेन्यू कलेक्शन का 55% कलेक्शन जो है वो इंपोर्ट लेवल के ऊपर हो रही है।
यानी इम्पोर्ट जो कर रहा है उससे हम कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं, इसके अलावा हम एडिशनल कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं, उसके अलावा हम रेगुलेटरी ड्यूटी ले रहे हैं, सेल्स टैक्स एडवांस ले रहे हैं, इनकम टैक्स एडवांस ले रहे हैं, और ये एक सिग्निफिकेंट बर्डन बन चुका है तमाम कमर्शियल इंडस्ट्रियल इम्पोर्टर्स के ऊपर। और बट बाद में रिफ़ंड्स होते हैं और वो उसमें साल बाजवा लग जाते हैं। तो आई थिंक जो FBR का पूरा सिस्टम है उसको अलाइन करने की ज़रूरत है एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस के साथ, एक्सपोर्ट के इंसेंटिव के साथ, और बजाय कि हम लोगों से पहले विद हेल्ड करें और बाद में रिफ़ंड करें, FBR शुड कम आउट क्लीन फ्रॉम दिस कि जी जब आप सेल करेंगे उसके बाद आप इनकम आपकी होगी और उस इनकम के ऊपर हम टैक्स करेंगे, बजाय कि हम ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स करें। हम अपने तमाम एक्सपोर्टर्स इस वक्त बाउंड है कि अपनी एक्सपोर्ट का 0.25% एक फ़ंड में दें, उस फंड का नाम है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड। तो हमें एज एक्सपोर्टर्स यानी एक्सपोर्टर्स को ये डिमांड करनी चाहिए, आई एम श्योर वो करते भी हैं, कि जी हमें आप ये $30 बिलियन गए एक्सपोर्ट में, उसका 0.25% एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बनती है। तो वो जितनी बनती है आप हमें उसका हिसाब देंगे जी वो पैसे एक्सपोर्टर्स की डेवलपमेंट के लिए कहाँ खर्च हुए, कौन से प्रोजेक्ट्स बने हैं, क्या हुआ है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड कंपनी भी बनाई है आपने, तो वो कंपनी क्या कर रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट के पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, और इसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है जब हम वो टैक्सेशन और टैरिफ सिस्टम के रिफॉर्म्स की बात करें। बाकी जो आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो यकीनन है प्रोडक्शन, ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट और ट्रेड आपस में एक उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक वक्त में प्राइम इंस्टीट्यूट ने एक बहुत कैंपेन के ऊपर काम किया था, इसका नाम है ITA, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। उसमें उसका जो समरी थी वो ये थी कि पाकिस्तान को एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, जो WTO का एक एग्रीमेंट है। उसमें जो दुनिया में जितने भी ICT ट्रेड हो रही है वो 95 या 97% उन मुल्कों में हो रही है जो इसके मेंबर्स। पाकिस्तान इसके मेंबर नहीं है। जब इसके मेंबर बनते हैं तो आपको अपनी जो इम्पोर्ट है उसको टैक्स फ्री करना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी फ्री करना पड़ता है। तो पाकिस्तान उसके लिए तैयार नहीं हुआ, आज भी तैयार नहीं है। अच्छा, व्हाट हैपन्स, मे बी अब इसमें सैचुरेशन भी आ चुकी है, व्हाट हैपन्स वंस यू डू इट, इट इनकरेजेस द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन दैट सेक्टर, including the foreign investors. So trade openness actually helps in bringing more investment because the investors feel कि इस मुल्क में इंपोर्ट करना भी आसान होगा, एक्सपोर्ट करना भी आसान होगा। फिर ये है कि कुछ ऐसा होता है कि कुछ पासवा इन्वेस्टमेंट जा रही होती है लोकल मार्केट की तरफ, मार्केट सीकिंग इन्वेस्टमेंट होती है, और कुछ जो है वो एफिशिएंसी सीकिंग होती है। ये एक सेकंड स्टेज की बात है। लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, एक आधा $1 बिलियन ऑन एवरेज एक साल में आ रहा है, जो कि पीनट्स है, ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे जो स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर। तो उसका एक बहरहाल बाकी भी मामला बड़े अहम है, बिजनेस रेगुलेशंस अहम है, लेकिन उसका बराह रास्त ताल्लुक ट्रेड पॉलिसी के साथ भी है। और जो अनफेयर पॉलिसीज़ हैं ये भी इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करती हैं वो यहाँ के इन्वेस्टमेंट करें। अनफेयर पॉलिसी से क्या मुराद है आपकी? लाइक जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान ने जो है उस पर अमल नहीं किया। जी, उसमें ये हुआ है जी, बिल्कुल एक उसमें हम पॉइंट को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अगरचे ये ट्रेड से थोड़ा सा ज़रा ये डिफरेंट है, लेकिन स्टिल रेलेवेंट पॉइंट है कि 1-1.5 साल पहले जब हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ और IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे थे, तो बल्कि हम स्टैंड बाय अरेंजमेंट कर चुके थे, तो पाकिस्तान ने ये किया कि डॉलर के आउटफ्लो को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान में जो पहले से मौजूद है, MNCs है, वो अपने प्रॉफिट्स को रिपैट्रिएट करती हैं, मुल्क से बाहर अपने प्रिंसिपल ऑफिस में भेजती है। तो उस पर पाबंदी लग गई। वो स्टेट बैंक ने, कमर्शियल बैंक ने उनकी जो आउटवर्ड रेमिटेंस है वो ब्लॉक कर दी, और रीज़न उनकी ये दी कि जी अगर आप बाहर भेजेंगे डॉलर्स, अगर से हमने आपको प्रॉमिस जरूर किया हुआ है, लेकिन अभी आप ना भेजें, 6 महीने साल रुक जाए, तो फिर हम, ताकि हमारा ज़रा डॉलर फ्लो बेहतर हो जाए। तो ये एक बहुत नेगेटिव सिग्नल हमने दिया अपने इन्वेस्टर्स को, और यही चीज़ है कि जो आने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा पिक करते हैं कि जी इस मुल्क पे जो प्रॉमिसेस किए गए हैं इन्वेस्टर्स के साथ, क्या वो पूरे कर रहे हैं। अब भले गवर्नमेंट के पास एक बड़ी जेन्युइन एक वो होगी रीज़न कि जी हमारे पास डॉलर शॉर्टेज है, लेकिन एक इन्वेस्टर को सिर्फ अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से
और उसकी रिपैट्रिएशन से गर्ज होती है, तभी ऐसे चलते हैं। सारी दुनिया में यही निज़ाम है। तो हम उसको रोक के फिर उसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट के जो परसेप्शन है उसको हम ख़राब करते हैं। पाकिस्तान सिंगल विंडो की बात करूँगी, PSW जो लॉन्च किया गया ट्रेड प्लेटफॉर्म के लिए, उससे कितना इस ट्रेड प्लेटफॉर्म के लिए जो ये बनाई गई चीज़, इस पे कितना एफिशिएंट हुई हमारी ट्रेड। और सेकंड इसमें अब FBR के लिए कहा जा रहा है कि वो जो है डिजिटाइज करे। और रिसेंट अभी पाइट का भी इवेंट हुआ, उन्होंने कहा कि अगर ये हो गया तो हमें अब 4,000 मिलियन सालाना आमदनी हो सकती है। तो ये भी एक डिजिटाइज करने से कितना आपको लगता है कि कितना फ़र्क हुआ कि जी नहीं, इट इज़ इम्पोर्टेंट। आई थिंक पाकिस्तान सिंगल विंडो प्रोजेक्ट जो है वो एक सक्सेस स्टोरी है रिफॉर्म्स की। लेट्स ऑल एक्नॉलेज दैट व्हाइल वी ऑफन क्रिटिसाइज द पॉलिसीज व्हाट दे हैव डन ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स के कस्टम्स के बहुत सारे प्रोसीजर्स थे, ग़ालिबन 35 या 36 मुख्तलिफ़ किस्म के उनके प्रोसीजर्स हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। उन्होंने उसको एक सिंगल विंडो में कंसोलिडेट कर दिया है इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए, और मुख्तलिफ जो फॉर्म्स हैं उनको जो देने पड़ते थे मुख्तलिफ इदारों में, उसको इकट्ठा कर दिया। अंडरलाइन प्रोसेसेस को तो उन्होंने एड्रेस नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट उस सिस्टम को एक जगह पर लाने की कोशिश की है। एक ये एक उस वक्त, ताकि बजाय कि एक एक्सपोर्टर मुख्तलिफ विंडोज़ में जाए, उसको एक जगह पर एक फैसिलिटेशन बन जाए। तो ये एक अच्छा स्टेप है। सो इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ रिफॉर्म। बट ये रिफॉर्म जो है वो सिर्फ ऑटोमेशन का या डिजिटाइजेशन का नाम नहीं है। रिफॉर्म तो असल में इस चीज़ का नाम है कि हमने अपना बिजनेसेस को कैसे आसान करना है बिज़नेस के लिए। इस वक्त पाकिस्तान में बिज़नेस करना बहुत मुश्किल है, एक्सपोर्ट का तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इन चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन विद यू। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट को किस तरह से इन्हांस कर सकता है, जो चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से ओवरकम करेगा, किस तरह से एफिशिएंसी लाई जाएगी ट्रेड प्लेटफॉर्म में। जैसे कि हमने अभी पाकिस्तान सिंगल विंडो का जिक्र किया, पाकिस्तान जो जिन पॉलिसीज़ रिफॉर्म्स की बात करता है टैक्स सिस्टम में, उसको किस तरह लाया जाएगा। और इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात की जाए तो वाकई वो चीज़ें आने वाले टाइम में हमारे IMF के साथ भी मुज़ाकरात होंगे तो कितना इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कितना चेंज आएगा आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ती है तो ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा होगा कि हम रीजन में और ग्लोबली हम compete कर सकें। Thank you so much. Stay connected if you want to watch more episodes like this and subscribe our channel for more update on Pakistan economy. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।